हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने शायद हरी झंडी दिखाई है। बजट पास हो या ना हो, हम अपोजिशन पार्टीज अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, अब घबराने का वक्त है या नहीं कौम का, ये तो अब कल मिनी बजट जब कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा उस वक्त है। लेकिन उससे पहले हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने शायद हरी झंडी दिखाई है और अब जब तक उनको राज़ी नहीं किया जाएगा, बातचीत नहीं होगी, तो मिनी बजट कौमी असम्बली में पेश नहीं किया जाएगा। इसके लिए अब इत्तेहादी जमातों से राब्ते हो रहे हैं और आज का दिन कौमी असम्बली के इजलास का दिन जिसमें मिनी बजट पेश किया जाना था, अब वो कल पर पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन मामला ये है कि इस मिनी बजट में जहां हुकूमत ये बात कर रही है, बार बार ये बात की जा रही है कि इस वक्त मिनी बजट जो है वो पिछली हुकूमतों की वजह से हो रहा है और एक आम आदमी पर मिनी बजट के असरात नहीं आएंगे। ये कौन सी ऐसा फार्मूला है कि मिनी बजट जब आएगा टैक्सेस की छूट ख़त्म हो जाएगी और पेट्रोलियम लेवी में इजाफा किया जाएगा, हर महीने पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे और फिर किस तरह से होगा, डेवलपमेंट के जो फंड्स हैं वो कम कर दिए गए, तो फिर कैसे आम आदमी इफेक्ट नहीं होगा। ये एक रॉकेट साइंस है जो तर्जुमान वजारत ख़जाना इस वक्त कौम को बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस पर बात भी करेंगे। हम मिनी बजट के हवाले से अब बात कर रहे हैं कि एक जानिब जो है मिनी बजट पर हुकूमत कुछ और दावे कर रही है, लेकिन बहरहाल जो बजट है वो IMF की शराइत पर है। लेकिन हुकूमत ये कहती है कि ये माजी की हुकूमतों के गलत पॉलिसियों और अयाशियों की वजह से ये सूरत हाल है कि अब कर्जा भी बढ़ता जा रहा है और इस किस्म के सख्त इकदाम उन्हें लेने भी पड़ रहे हैं। नादिर कबूल साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। नादिर कबूल साहब आपका बहुत शुक्रिया। कारिस्मान साहब भी JUFA के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। कारिस्मान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नादिर कबूल साहब आगाज़ कर लेते हैं आपसे। ये मिनी बजट बहरहाल अब पेश हो जाएगा और मंजूर भी हो जाएगा क्योंकि इत्तेहादी अब तो बहरहाल थोड़ा सा खाइफ हैं, लेकिन कल तक वो भी मान जाएंगे और नज़र यही आ रहा है आप लोगों का एहतजाज वो अपनी जगह पर बरकरार है कि अपोजिशन का जो काम है वो होगा। लेकिन एक आम आदमी के लिए अब मिनी बजट मज़ीद जो है वो सख्त हो रहा है। हुकूमत कह रही है हम सख्त फैसले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि माजी में जो आप लोगों की हुकूमतों ने मईशत के साथ जो कुछ किया है उसके असरात हैं कि इस वक्त मुल्क या तो दिवालिया कर दिया जाए या फिर सख्त फैसले किए जाए। देखिए, मुदस्सिर इनकी मर्जी है, ये लोग जो बोलना चाहे बोलते रहे, मगर अभी आवाम जो है, अब आवाम नहीं बनेगी मसले और आवाम को पता चल गया है कि ये इंतहाई नाअहल लोग हैं, हमारे ऊपर सवार हो चुके हैं और वो यही कह रहे हैं कि भाई माजी की हुकूमत अगर इतनी बुरी थी तो फिर आप जिम्मेदारी नहीं लेते, फिर आपको किसने बोला था कि हुकूमत संभाले, आप अपोजिशन में बैठ जाएं। बल्कि इमरान खान तो कहते भी यही थे कि अगर मेरे से मुल्क की सूरत हाल बेहतर नहीं होगी, अगर मैं एक आम आदमी या गरीब आदमी को फायदा नहीं पहुंचा सकूंगा तो उससे बेहतर है मैं घर बैठ जाऊंगा। तो अभी भी मौका है इमरान खान के पास, अगर उससे नहीं चल रहा और उसके पास सिर्फ यही बातें हैं कि माजी की हुकूमतों ने ऐसा किया तो इसलिए हम महंगाई कर रहे हैं, इसलिए हम बिजली महंगा कर रहे हैं, इसलिए हम गैस महंगा कर रहे हैं, इसलिए हम अशिया को दुनोश महंगा कर रहे हैं, इसलिए हम पेट्रोलियम महंगा कर रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि फिर वो हट जाएं और किसी और को मौका दे दें। और लेकिन सच बात यह है कि हमने पूरा जो मुल्क है वो IMF को साइन करके दे दिया है। IMF तमाम जो चीज़ें हैं यहाँ पे, चाहे टैक्सेस हो जाए, चाहे पेट्रोलियम लेवी हो जाए, चाहे किसी भी चीज़ की प्राइसेस हो जाए, एक आम शहरी के ऊपर जो भी बम गिर रहा है इस वक्त उसकी जिम्मेदार हुकूमत है, क्योंकि हुकूमत ने IMF के साथ जाके तमाम मुल्क को बेसिकली यरगमाल कर दिया है। तो अगेन मैं यही कहूँगा कि कल बेशक बजट पास हो या ना हो, हम अपोजिशन पार्टीज अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाएंगे और टफ टाइम देंगे पार्लियामेंट के अंदर और मोस्ट लाइकली तो पास करा ही देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि हुकूमत मास्टर है, लास्ट मिनट MNAs को बाय करने में, इत्तेहादियों को कोई ना कोई वादे कर देंगे या किसी को कोई डेवलपमेंट फंड्स दे देंगे या किसी को कोई वजारत की प्रॉमिस कर देंगे, MQM को शायद एक और वजारत की प्रॉमिस कर दें। मगर इस वक्त जो भी अगर हुकूमत का साथ देगा वो अपनी सियासी खुदकुशी खुद करेगा, चाहे वो MQM हो, चाहे वो GDA हो, चाहे वो काफ लीग हो, क्योंकि इस वक्त आवाम बहुत ज़्यादा नफरत करती है इमरान खान से, PTI से और तमाम इत्तेहादियों से। और जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो अपना जिम्मेदारी निभाएंगी और आवाम के सामने जो पर्दा फाश करेगी हुकूमत का और हुकूमती पॉलिसीज़ का।
ये तो चलें, हुकूमती पॉलिसीज़ के हवाले से तो बात की जा रही है, जो बात हो भी रही है, लेकिन इन मामलात से आगे हुकूमत पर जो है वो वाकई कुछ टफ़ टाइम भी है, या सिर्फ़ और सिर्फ अवामी रद्द अमल ही है जिसको अभी तक पूरी तरह कैश नहीं कर पाए। हम बात करेंगे। कारी उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब आपके वक्त का। जी, इस वक्त जो सूरत हाल है कि भरपूर किस्म का एहतजाज, चाहे वो सेनेट हो, चाहे कौमी असम्बली हो, चाहे सूबाई असम्बलियाँ भी हों, वहाँ पर रद्द अमल अपोजिशन दे रही है, लेकिन इस अपोजिशन के इस रद्द अमल के बावजूद हुकूमत जो है वो अपने तमाम तर बिल्स भी पास कर रही है। हुकूमत जो चाह रही है वो सारे अमल भी कर रही है, चाहे उसमें आवाम का नुकसान हो रहा है या आवाम का फ़ायदा हो रहा है। तो अपोजिशन की एग्जिस्टेंस सिर्फ इतनी है कि वो एहतजाज करे और एहतजाज में अपना जो मामला है, जो मतबा नज़र है, वो रिकॉर्ड करवाया जाए, बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। वैसे आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। बहरहाल देखें जी, बात तो बिल्कुल तय है कि इस हुकूमत से जो कुछ कराया जाना था, कराया जा रहा है, वो रहेगा और वो कर रहे हैं। लेकिन अपोजिशन इस हवाले से बिल्कुल मजबूत है और मजबूती के साथ अपोजिशन अपने मौक़िफ़ पे डटी हुई है और आने वाली कल ये जो खेल खेलने जा रहे हैं, अल्लाह उन्हें नाकामी होगी। लेकिन अगर बावजूद उसके फिर भी जिस अमल को वो करने जा रहे हैं और मिनी बजट ले आते हैं, तो उसे तस्लीम नहीं किया जाएगा और फिर हम आवाम में जाएंगे। आज भी हम मैदान में हैं, आवाम में है, PTM मैदान में है, दीगर अपोजिशन जब आते हैं अपने अपने तौर पर मैदान में है। इंशाअल्लाह इनको नाकामी होगी। और ये अभी भी जो कुछ कर रहे हैं, ये इन्होंने ये सब कुछ IMF को गिरवी रख दिया गया है, उनके हवाले कर दिया गया है। अच्छी कुछ जो भी कुछ थोड़ी बहुत चीज बाकी है, उससे वो आवाम को ज़ब्ह करने के लिए लगे हुए हैं। इनका न तो अवामी मफाद से कोई ताल्लुक है, न मुल्क के कोई वास्ता है। कि जिस मकसद के लिए इन्हें लाया गया वो उनसे कराया जाएगा, वो खेल इनसे खिलवाया जाएगा और फिर आप देखेंगे कि इनका नामो निशान ही नहीं होगा। ये तारीख से मिट जाने वाले लोग हैं। ये इस मुल्क के पर एक बदनुमा दाग है। मुल्क के माथे पर ये मौजूदा हुकूमत, मौजूदा हुक्मरान टोला, ये लोटे पार्टी जो है, ये मुल्क के माथे पर एक बदनुमा दाग है। और जब तक ये मुसल्लत है, इस मुल्क पर मुसल्लत करने वालों ने मुसल्लत किया है, उस वक्त तक हालात ऐसे ही रहेंगे। इंशाअल्लाह अपोजिशन जो है वो इनको भरपूर तरीके से, भरपूर कुव्वत के साथ जवाब दिया जाएगा कल, और अपोजिशन इस पे बिल्कुल मुनज़्ज़म है जी। सही। अच्छा, जमशेद इकबाल चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया चीमा साहब आपके। चीमा साहब, मिनी बजट तो वैसे ही एक खौफनाक सी चीज़ आपको लगता है कि जब एक बजट, सालाना बजट के बाद जब कोई चीज़ आए, वो मिनी हो या वो कोई ज़िमनी हो, उस बजट में एक मुश्किल है और इस मुश्किल का अवाम पहले ही खमियाजा भुगत रहे हैं। पिछले 1 साल से आपको मालूम है कि जिस तरह से कीमतें बढ़ी हैं, महंगाई हुई है, और हम खित्ते में इस वक्त जो महंगाई की शरह में जहाँ चल रहे हैं वो अब आपके सामने है। तो हम फिर ये कहें कि बस फिर बेबस हो गई है हुकूमत कि IMF की जो शराइत है उन पर भी पूरा उतरना है, सख्त फैसले भी करने हैं और उसका सारा बोझ फिर अवाम भुगतेंगे। जमशेद इकबाल चीमा साहब से हम दोबारा से रब्ता करते हैं। चीमा साहब, आपको आवाज़ आ रही है, सुन सकते हैं आप? जी चीमा साहब, ये मिनी बजट जो है, ये हुकूमत बेबस हो गई है कि कुछ ना किया जाए, और जो IMF के साथ आपकी शराइत थी उनको पूरा करने के लिए अब जो सब्सिडी थी वो भी ख़त्म की जा रही है, टैक्सेस की छूट भी, डेवलपमेंट, एक जानिब तो हम खुश हो रहे थे कि डेवलपमेंट का एक खासा बजट है, उसमें भी कट लग गया है, तो फिर अवाम एक और मुश्किल सूरत हाल का सामना करना उनको पड़े, और फिर अवाम अब घबरा लें क्या? देखिए, बेसिकली इसमें 2 चीज़ें जी। एक तो ये है कि जो मिनी बजट है उसमें 2 मेजर इंटरवेंशन है। एक है कि आपने जो टैक्स है प्रॉपर्टी पे,
वो टैक्सेस में पहले इवेल्यूएशन डीसी रेट और एक्चुअल रेट में बड़ा डिफरेंस है। उस एक्चुअल रेट और डीसी गैप है, ये खत्म करना है। मैं समझ सबसे बड़ा गेन जो आना है वो यहाँ से आना है। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर टैक्स जो है वो इवेल्यूएशन उसकी एज पर एक्चुअल या नियर टू द एक्चुअल हो, तो ये आवाम पे तो प्रेशर नहीं है। ये तो आप कह लें कि एक ऐसी है जो टैक्स एविजन थी, टैक्स एविजन का खात्मा होगा या टैक्स एविजन जो है खत्म हो जाएगी कि जो भी बंदा प्रॉपर्टी खरीदता है, अगर वो 10 लाख का मरला खरीदता है और टैक्स वो 1.5 लाख रुपए का देता है, तो वो इस पूरी कौम के साथ ज्यादती हो रही थी जो कि नहीं होनी चाहिए, इसका रास्ता बंद होगा। दूसरा है कि तकरीबन को 200 से ज्यादा लगी है इस मुल्क में। आप कह लें कि जो फिल्थी रिच लोग हैं वो उनको अवेल करते हैं और वो हमारी नेसेसिटी नहीं है, नीड नहीं है, लिहाजा उसको आप ऐसे इंपोर्ट को डिस्करेज करना कह लें या आप कह लें कि उन लोगों पे जो पे कर सकते हैं और लग्जरी भी लेते हैं उन पे कह लें, ये भी एक पॉजिटिव बात है। ये इसका कोई इम्पैक्ट ऐसा हो सकता है कि खुदा खास्ता कोई चीज़ ऐसा आइटम आ जाए जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग को या आपकी एक्सपोर्ट को कंट्रीब्यूट करता हो, तो उस पर कोई टैक्स लग जाए या उस पर जो एग्जेम्पशन है वो रिवर्स हो जाए। ऐसा कोई आइटम अभी तक ये जो आ रहा था, इसका मिनी बजट का जिक्र आ रहा था पिछले 1 महीने से, ऐसा कोई आइटम अभी तक अपोजिशन ने पॉइंट आउट नहीं किया कि इस पे आप लगाना चाहते हैं, ये ना लगाएं, ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रीब्यूट करता है, ये आपकी इंपोर्ट को कंट्रीब्यूट करता है, इसका फायदा होगा, इसका फायदा ऐसे ना होने से हमारी इकोनॉमी को नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। ऐसा कोई आइटम अभी तक पॉइंट आउट नहीं किया अपोजिशन की तरफ से। ये जनरली मिनी बजट के साथ प्ले कर रहे हैं। कुछ चीज स्पेसिफिक पॉइंट आउट करें तो हम फिर बात करें उस पर कि ये क्या मजबूरी थी या क्यों हम ऐसा सही। अच्छा चीमा साहब, मुझे नहीं ऐसा लगता कि कोई चीज नेगेटिव उसका इम्पैक्ट आएगा। इससे टैक्सेशन इंप्रूव होगी और वो होनी चाहिए, क्योंकि देखें आपका जीडीपी टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है ये शायद आपकी डेवलप वर्ल्ड और बात है, शायद भी आपका कम तरीन है। तो इसे रैशनलाइज होने की जरूरत है और हम रैशनलाइज करने जा रहे हैं। इसके बगैर कौमें तरक्की नहीं करती कि जो टैक्स दे सकता है उससे टैक्सेशन की जाए और जो डिजर्व करता है उस पर इन्वेस्ट किया जाए। लिहाजा कौमों का चलन यही रहा है, तरक्की इसी तरह हुई है और इसी तरह ही होगी। सर डायरेक्ट टैक्सेस के हवाले से तो कोई ऐसी जो है वो डेवलपमेंट नहीं हुई है इस मुल्क में कि इनकम टैक्स जो है उसकी शरह बढ़ी है। बाकी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो तो आप बिल्कुल बेहतरीन पूरा कर रहे हैं और उसमें वो जो आपकी फिस्कल पॉलिसी है वो ठीक हो रही है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स में आपको भी मालूम है वो नहीं हुआ है। सर आप डायरेक्ट कह रहे थे कि कुछ चीज़ है, अब 600 अरब रुपए की पेट्रोलियम लेवी का मामला है, अब हर महीने 4 रुपए वो बढ़ाई जाएगी, यानी कि 50 अरब महाना पेट्रोलियम लेवी बढ़ेगी तो आपको भी मालूम है कि हर चीज़ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, वो चाहे आलू की कीमत हो जो कैरेज के साथ आ रहे हैं या कोई भी चीज़ है। तो जब पेट्रोलियम लेवी का 600 अरब रुपया वहाँ बढ़ेगी, फिर दूसरा ये है कि गरीब आदमी से थोड़ा सा ऊपर एक तबका है जिसे लोअर मिडिल क्लास कहा जाता है। सर जो आप बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो उसमें बच्चों के दूध तक जो आइटम आ रहा है जो डॉक्टर्स अब रिकमेंड कर रहे हैं वो भी अब चेंज होगी। बाकी जिस किस्म की चीज़ें हैं वो शायद उस बच्चे को तो जो 6 माह के उसको नहीं पिलाई जा सकती हैं, तो वो चीज़ें भी महंगी हो रही हैं। मैं तो आपको 2-3 चीज़ें सिर्फ बता रहा हूँ कि जिसमें है, अपोजिशन नहीं बता रही है या अपोजिशन शायद सिर्फ एहतजाज कर रही है या स्पेसिफिकली उनको बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल सर ये है कि जब पेट्रोलियम लेवी का टैक्स होगा पर जब डेवलपमेंट के काम ख़त्म हो जाएंगे, 200 अरब रुपया वो निकल जाएगा, तो फिर आपकी हुकूमत को एक बड़ा धचका नहीं है इस बात पे कि महंगाई फिर से होगी? देखें जो डेवलपमेंट टैक्स है, डेवलपमेंट का बजट अगर कम होता है तो इससे तो डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट ही आता है, तो कम पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आता। ये तो आप कह लें कि कोई मजबूरी जो है वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो आपने बात की है, लिखने वाला डॉक्टर भी इसके पैसे लेता है और वो अननेसेसरी है, इट इज टोटल ऑल टुगेदर अननेसेसरी है। ये एक लग्जरी है, ये जरूरत नहीं है। ये जो इम्पोर्टेड दूध है, फोर्टिफाइड दूध, पुराना दूध, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये 4 नंबर 5 नंबर बनाए हुए हैं और उसके हिसाब से डॉक्टरों ने टारगेट लिए होते हैं। बच्चों के जितने पीट्स के डॉक्टर हैं उन्होंने टारगेट लिए होते हैं वो लिए। ये लग्जरी है। लग्जरी पे टैक्स लगना कोई हर्ज नहीं है, लग्जरी पे टैक्स लगना चाहिए। जो चलें सर, ये आप कह रहे हैं कि इन पर टैक्स लगना चाहिए, तो आप देखते हैं कि ये टैक्स का किस तरह से रिबटल होता है। और हम बात कर रहे हैं इस वक्त के कराची में लोग बड़े परेशान हैं कि घर लें, मकान लें, कहाँ लें,
क्योंकि तमाम बिल्डिंग्स के हवाले से कोई ना कोई नेगेटिव ख़बरें आती हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात होते हैं, वो बिल्डिंग गिरा दी जाती हैं, लोग अपने घर बार एक जानिब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक कराची में ऐसा इदारा है जिसको कहते हैं SBCA, और SBCA जो इजाज़त देता है, NOCs देता है, वो इदारा इस वक्त अपने करप्शन में मिसाल कायम किया हुआ है कि उस इदारे के अंदर जितने भी लोग हैं उनकी पकड़ धकड़ होने का जैसे ही अमल शुरू होता है, बड़ी बड़ी डोरें हिलना भी शुरू हो जाती हैं और पुलिस भी नाकाम होती है। आज ही SBCA में पुलिस के छापे की अंदरूनी कहानी भी कुछ सामने आई है। पुलिस से एहलकार पहुँचे हैं, अफसरान से बात की है और उसके बाद वो वापस आ गए हैं। वजह क्या है? अमजद कायम खानी हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद कायम खानी, पुलिस तो ऐसे गई थी कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जितने सख्त अहकाम दिए हैं, 8-10 बंदे वहाँ से गिरफ्तार होंगे, लेकिन मामला कुछ और ही निकला है। क्या वजूहात थी? अफसरान मिले नहीं, छुट्टी पर थे, या पुलिस वालों को कुछ और बताया गया? देखिए मुदस्सिर, वो आपने मिसाल सुनी होगी कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। पुलिस आज सुबह जो है यहाँ सिविल बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मरकजी दफ्तर में SSP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट अल्ताफ हुसैन की सरबराही में सिविल बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पहुंची। पुलिस के जो अफसरान थे वो SBC अफसरान के पास गए और उनके हाथ में एक फहरिस्त भी मौजूद थी जिसमें उन अफसरान के नाम या उनके उस वक्त के ओहदे दर्ज थे। अमजद, हम इस पे बात करते, जो आपने खबर दिया है इसमें बड़ा एक अहम मामला है कि पुलिस अफसरान जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर में जो है वो पहुंचे हैं, लेकिन उस दफ्तर से गिरफ्तारी वो नहीं हो पाई है। इस वक्त हमारे साथ आरिफ जीवा साहब मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन आबाद रहे हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ जीवा साहब आपके वक्त का। ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान के खिलाफ आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए, लेकिन सर यहाँ तो मामला ही कुछ और हुआ है कि इनको गिरफ्तार जो करना वो खासा मुश्किल काम है। तो आरिफ जीवा साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो असल जिम्मेदार है बिल्डिंग में, जो आप लोगों को NOCs आप लोगों को इजाज़त देती हैं, वो सब कुछ उनको मालूम होने के बावजूद ये गैर कानूनी जो बिल्डिंग्स हैं वो किस तरह से बन रही हैं, और उसके बाद जो फिर नज़ला है वो नस्ला जैसे इदारों पर गिरता है और उनके जो लोग हैं वो आज दर बदर घूम रहे हैं? देखें, पहली बात तो ये, सबसे बड़ी हुसैन बात तो ये कि CM साहब ने, मुराद अली शाह साहब ने 15 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि जो इदारे गलत काम में मुलविस होंगे, सिर्फ नस्ला टावर की हमसे बात नहीं की उन्होंने, कि जो इदारे और जो अफसरान गलत कामों में मुलविस होंगे, इलीगल कंस्ट्रक्शन में मुलविस होंगे, अब उनके खिलाफ कार्रवाई करने का वक्त आ गया और हम कार्रवाई करेंगे। यही बात मुर्तजा वहाब साहब ने कही और सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऑर्डर भी कर दिया। तो बात ये अनएक्सपेक्टेड है कि ये इतने सालों से हम ये बात कर रहे हैं कि अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है किसी भी जगह के ऊपर, तो उस बिल्डर के साथ साथ हम उस बिल्डर के साथ नहीं खड़े जो इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं जी। उस बिल्डर के साथ साथ उस इदारे के अफसरान को भी जो है वो पाबंद सलासल किया जाए, उनको भी जो है वो उस केस में जो है वो नामजद किया जाए, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में लोग सोचें कि इस शहर के अंदर जो है वो इलीगल, बल्कि इस मुल्क के अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। और यही बात हम कई सालों से दोहरा रहे थे। देर हुई लेकिन इस पे जो है अमल दरामद शुरू हुआ। आज अगर अफसरान नहीं मिले, कल मिलेंगे, लेकिन हम बार बार और मीडिया के थ्रू यही बात कर रहे थे कि जो सही काम करने वाले लोग हैं, जो लीगल काम करना चाहते हैं, वो हमसे आके कहते हैं कि इलीगल कर रहे हैं, वो हमसे बेहतर है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। आरिफ जीवा साहब, एक सवाल ये है कि क्या इस वक्त जो ये भी कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई है और पुलिस भी एक्टिव, इदारे भी एक्टिव हैं, और जैसे ही ये मामला थोड़ा सा ठंडा होगा उसके बाद मामलात वहीं होंगे, या आप समझते हैं कि वाकई अब सख्त इकदामात और हुकूमत सिंध भी, इदारे भी, बाकी वो संजीदा हैं इस मामले को लेकर? बिल्कुल, हुकूमत सिंध संजीदा है और इस मामले को जो है वो कम अज कम, हम तो आबाद तो कम अज कम इसको ठंडा नहीं होने देगी इस मामले को, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आई है वो हम फेस कर रहे हैं। एक सही काम करने वाला, अगर 1000 लोग सही काम करने वाले हैं और 2000 लोग सही काम नहीं करते, तो वो जो 1000 लोग हैं उनकी भी क्वांटिटी उस तरफ ट्रांसफर हो रही है। हम उसको रोकना चाहते हैं कि 3000 जो बिल्डर इस शहर में काम कर रहे हैं
वो जो है लीगल वे में काम करें और लीगल एक्टिविटी करें। इसी बात मैं आपको ये कहूंगा कि अगर सिर्फ जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की बात नहीं है, इसमें जो है मुलविस अगर सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने अगर गलत एक्स्ट्रा लैंड दी है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उस इलाके का उस जमाने में अगर कोई नाजिम था, कोई पॉलिटिकल एफिलेटेड कोई बंदा था और उसने इसमें साथ दिया है, उसको भी देखिए। हम दोबारा बात कर रहे हैं कि नस्ला टावर के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, नस्ला टावर का जो ऑर्डर किया गया है, हम पहले दिन से बात कर रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि गलत बनी है और गलत काम हुआ है तो तमाम गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई, ना कि वो जो अलॉटीज उसमें रह रहे थे कि वो उसको आज भुगत रहे हैं और वो उसके असरात जो है सबसे ज्यादा उन अलॉटीज के ऊपर आए हैं और उस बिल्डर के ऊपर आए हैं जो हम समझते हैं कि उनका कोई कसूर नहीं था अलॉटीज का। सही। अच्छा, आरिफ जीवा साहब हमारे साथ ही रहेगा। अमजद कायम खानी, आप मौजूद थे छापे में, क्या सूरत हाल आज रही है वहाँ पर? अफसरान मिले नहीं हैं, क्या मामला हुआ? देखें मुदस्सिर, गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन वाला मामला हुआ है। 10 से ज़ायद मोबाइलें थी पुलिस की। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अल्ताफ़ हुसैन की सरबराही में पुलिस की भारी नफरी जो थी वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पहुंची, अफसरान से तफ्तीश की। लेकिन जो आम तौर पर पुलिस कार्रवाइयाँ करती है FIR दर्ज होने के बाद, छापे, ताबड़तोड़, गिरफ्तारियाँ और जो FIR में नामजद अफसरान या एहलकार या जो भी शख्स मुलविस होता है उसको फौरी तौर पर गिरफ़्तार कर लिया जाता है। लेकिन आज ऐसा यहाँ SBCA में दिखाई नहीं दिया, कोई किसी किस्म की गिरफ़्तारी नहीं हुई। 1.5 घंटे से ज़ायद जो है वो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी वो SBCA के दफ्तर में मौजूद रही। मुख्तलिफ जो अफसरान हैं उनसे गुफ्तगू की। जिन अफसरान से उनकी बात हुई उसमें डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो सलीम रज़ा खोड़ो हैं उनसे बातचीत हुई, जबकि मुश्ताक सुमरो जो हैं डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी पूछताछ की गई पुलिस की जानिब से। जबकि जो डायरेक्टर जो मीडिया अफेयर्स के डायरेक्टर हैं फरहान कैसर, उनसे भी उनके कमरे में भी आप फुटेज में भी देख सकते हैं कि वो पुलिस के एहलकार जो है वहाँ गए, उनसे तफ्तीश की, डॉक्यूमेंट्स तलब किए। मज़ाक़ा ख़ेज़ बात ये है कि जिस फ़ाइल की, जिस दस्तावेज़ात की पुलिस और एंटी करप्शन को तलाश है, वो दस्तावेज़ात पहले ही FIA जो है इसी केस में जो है वो अपनी तहवील में लेके यहाँ से जा चुकी है। अब सिर्फ उन अफसरान के बारे में पूछगिछ की जा रही है पुलिस की जानिब से जो उस वक्त नस्ला टावर की मंजूरी देने में के अमल में शरीक थे या उस वक्त अपने ओहदों पे जो है वो उस वक्त जो है इस सारे मामले को डील करने वाले अफसरान थे, उनके बारे में पूछताछ की जा रही है। डायरेक्टर जनरल उस वक्त के जो मंजूर कादिर काका हैं वो अभी तक SBCA का हिस्सा हैं, ना उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया गया है, वो बैरून मुल्क मफरूर हैं। जबकि उस वक्त के जो दीगर डायरेक्टर हैं जिस तरह सफ्तर मक्सी हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए गुज़िश्ता रोज़ छापा मारा गया लेकिन वो वहाँ नहीं मिले और बताया ये जा रहा है कि वो कराची से कहीं बाहर चले गए हैं, बाहर फ़रार हो गए हैं। इसी तरह जो दीगर डायरेक्टर थे, कुछ जो एक डिप्टी डायरेक्टर थे वो रिटायर हो चुके हैं, जबकि दीगर जो अमला है वो अब भी SBCA के अंदर ही मौजूद है। लेकिन पुलिस ने अब तक किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं ला सकी है। जी अच्छा, तो इतनी पुलिस मोबाइल्स और बड़ा प्रोटोकॉल था, तो अब इसका पहले एंटी करप्शन भी गई है, एंटी करप्शन को ना फाइल ना बंदे, और अब पुलिस है उसको नहीं मिले। तो अब ये कार्रवाइयाँ आप देख रहे हैं अमजद कायम खानी संजीदा नौइयत की हैं, या जैसे मेरा अभी आरिफ जीवा साहब से मैं क्वेश्चन कर रहा था कि अभी जो एकदम उबाल आया हुआ है, एकदम जो इस वक्त हाइप क्रिएट है, उसके नताइज हैं कि पुलिस पर भी प्रेशर है, बाकी एंटी करप्शन जैसे पहुंचे उस पर भी प्रेशर है, ये उस प्रेशर के नताइज आप देख रहे हैं? क्या ये चीज़ आप हैं कि वाकई अब इसको रिवैम्प करने की कोशिश है कि उन लोगों पर सख्ती के मामलात हों? देखिए मुदस्सिर, यहाँ जो आम लोग हैं या जो काम करने वाले लोग हैं या ये सिविक सेंटर में लोग घूमते हैं, उन्होंने छापे के दौरान बड़े अजीब से कमेंट्स पास किए। जो आम लोग यहाँ से गुजर रहे थे उनका कहना ये था कि देखिए पुलिस आ गई पैसे लेने। तो लगता यूँ था कि जैसे आम लोगों के जहनों में ये तासुर है कि पुलिस यहाँ किसी किस्म की कोई कार्रवाई करने नहीं आई, बल्कि हो सकता है कोई जोड़ तोड़ करने आई हो। तो सूरत हाल जो छापे के फ़ौरन बाद ये जाने के बाद पुलिस के वो उन बातों को तक़वियत दे रहा है जो आम लोग यहाँ चलते फिरते कर रहे थे कि पुलिस शायद कोई डील करने यहाँ आई है। तो कोई गिरफ्तारी यहाँ से नहीं हो सकी, कोई डॉक्यूमेंट यहाँ से पुलिस नहीं ले जा सकी। इसी तरह 2 दिन हो गए एंटी करप्शन की टीमें बार बार जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर आ रही हैं, छापा करार दे रही हैं, लेकिन कोई गिरफ्तारी और कोई किसी किस्म का डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ से ले जाने में कामयाब अब तक नहीं हो सकी हैं। अब देखना ये है कि पुलिस के आला हुकाम इस हवाले से या
एंटी करप्शन के जो आला हुकाम है वो क्या फ़ैसला करते हैं, सिंध हुकूमत क्या इस हवाले से मज़ीद कोई अहकामात जारी करती है, या ये चूहे बिल्ली का जो खेल है ये इसी तरह जारी व सारी रहेगा। बहुत शुक्रिया अमजद कायम खानी, हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। जो आज छापा मारा गया SPCA की दफ्तर पर, और हमें बात कर रहे थे साबिक चेयरमैन आबाद आरिफ जीवा साहब। आपको भी बहुत शुक्रिया सर। आगे बढ़ेंगे, कुछ बात कर लेते हैं। अब बल्दियाती इंतखाबात जिसका दूसरा मरला खैबर पख्तूनख्वा में होना था, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के इस दूसरे मरले में जिन अजला में ख़ास तौर पर ये इंतखाबात थे, वहाँ पर ख़ासी इस वक्त सर्द मौसम है, बर्फ़बारी के भी मामलात हैं, तो इसे अब मौखर करके मार्च तक ले जाया गया है। इलेक्शन कमीशन ने बहरहाल इसको मार्च में मुनक्किद कराने का फ़ैसला भी किया है बहार में। दूसरा मामला आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इस वक्त ई-वोटिंग के हवाले से, या जिसे जो EVM मशीनों के ज़रिए इलेक्शन के मामलात हैं उस पर, जिस पर हुकूमत ज़िम्मेदारी अब इलेक्शन कमीशन पर डाली कि अभी तक टेंडर और जो संजीदगी है वो वहाँ से नज़र नहीं आ रही है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुंवर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, एक तो मामला ये है कि इसको मौखर कर दिया गया है, हुकूमत की भी अपोजिशन दोनों जमातों की जानिब से कहा गया कि मौसम की शिद्दत है। बहरहाल ये जो मरहला है वो तो अब आगे चल के पूरा हो लेगा, लेकिन आप ये समझते हैं कि जो कवानीन अब बदले गए और चीज़ें की गई, और ख़ासतौर पर पहले मरहले के, आप बैसियत एक मुबस्सिर इलेक्शन कमीशन वो मुतमईन समझ रहे हैं कि जो कानून बना खैबर पख्तूनख्वा में और जिस किस्म के इलेक्शन हुए? देखा जी, असूली तौर पर जैसे आपने फरमाया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में तो अपना बल्दियाती इंतखाबात करवा दिए, उसके रिजल्ट भी आ गए, नताइज भी सामने आ गए हैं, और उसके सियासी तो मुजरमात जो हो रहे हैं वो भी आपके सामने हैं। लेकिन अब ये ज़ाहिर है कि ये जनवरी में इलेक्शन करवाना था, लेकिन शदीद बारिश भी हो रही है, बर्फबारी भी हो रही है, और बर्फानी इलाके हैं, तो उस लिहाज से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इसको मार्च तक मौखर कर दिया। ये दुरुस्त फैसला है, और इस पर हुकूमत जो है खैबर पख्तूनख्वा की भी ख्वाहिश ये थी, अपोजिशन की भी ख्वाहिश थी कि आप इसको आपको फिलहाल मौखर कर दें। तो अब ये मार्च में हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जिस वक्त गैर जानबदाराना तरीके से और जिस अंदाज से इंतखाबात करवाए हैं, ये इसके बड़े खुशआइंद रिजल्ट इसलिए सामने आ रहे हैं। ये पहला इलेक्शन है जिस पर कभी धांधली, गड़बड़, बेज़ाब्तगी के बारे में कोई ख़ास शिकायत सामने नहीं आई, लेकिन चंद जगहों पे आई हैं जहां पोलिंग स्टेशन पर कब्जा किया गया या फायरिंग की गई, वहां दोबारा पोलिंग का हुक्म जारी कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात है कि जिस मिनिस्टर ने, सूबाई वजीर ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर हमला किया, तो उसको इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तरफ कर लिया है। तो हमारी इतला के मुताबिक उसको वो ताहयात नाअहल करार देने के बारे में समरी तैयार हो रही है। अच्छा। उस वजीर के बारे में मैं ओपन बात कर रहा हूँ, इसमें कोई की बात नहीं है, काम हो रहा है, उस पर सारा होमवर्क भी हो रहा है, और उस वजीर को जो है ऐसी इबरतनाक सजा दी जाएगी कि जो सुबह खैबर पख्तूनख्वा जो है उस पर भी एक सबक चला जाएगा, और जो पंजाब में जो इंतखाबात आने वाले हैं मार्च में, उन पर भी एक सही मायने में मैसेज चला जाएगा। तो वो सूबाई वजीर तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हिट पे आ गया है, और उसको तलब भी कर लिया गया, सारी वीडियो आइडियो सारा सब उन्होंने रिकॉर्ड तलब करके फैसला कर रहे हैं, होमवर्क हो रहा है, और उसको वो ताहयात नाअहल करार देंगे। मैं आपसे एक और जो बड़ा अहम मामला है सर, वो इस वक्त है कुंवर साहब, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से ये कहा गया कि इस्लामाबाद के इलेक्शन ही एक टेस्ट केस के तौर पर करवा लिए जाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए, लेकिन वहाँ भी सूरत हाल अब जो डेवलपमेंट चल रही है इलेक्शन कमीशन में, हमारी ख़बरों के मुताबिक वो नहीं है कि वहाँ भी बल्दियाती इलेक्शन हो पाएँ। तो क्या ये मुमकिन नहीं होगा इलेक्शन कमीशन के लिए एक छोटे शहर में बल्दियाती इलेक्शन करवा पाएँ और टेस्ट केस भी हो जाएगा? क्या वजूहात, हर्डल्स आपको क्या लग रही हैं सर? वैसे तो बड़ा अच्छा फैसला है कि भाई ठीक है, प्रोजेक्ट पर अबनेर का हो रहा है, 100 जो है यूनियन कौंसलें हैं, 800 पोलिंग स्टेशन है, तो वो तकरीबन 6-7 लाख 8 लाख वोटर्स हैं। लेकिन ये फैसला तो बड़ा अच्छा है, दुरुस्त है, लेकिन मसला ये हो रहा है पैदा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो 3900 जो है उसकी जरूरत पड़ेगी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, और वो उनकी बातचीत चल रही है मिनिस्टर सऊदी के। और ये बड़ी खुशाइंद बात है कि PTI में चंद दोस्त अच्छे हैं, जिसमें कि जिसके सफ़े अव्वल में शिवली फराज साहब हैं, वो बड़े संजीदगी के साथ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तफाजात को, खदशात को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो मुमकिन है ये एक दो महीने में इस पर जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पायलट प्रोजेक्ट इस्लामाबाद मेयर का हो जाए। अगर ना हो सके, लेकिन बात यह है कि सदर साहब ने भी जो एक ऑर्डिनेंस जारी किया वो ज़मीनी हक़ाइक़ के खिलाफ ही था। अब ये देखें कि ज़मीनी हक़ाइक़ खिलाफ इसलिए थे कि वो सारे जो स्कूल जो हैं जो इस्लामाबाद की टेरिटरी में आते हैं वो सारे दे दिए उन्होंने मेयर के हवाले कर दिए, यानी मेट्रोपोलिटन के हवाले कर दिए। उनकी सर्विसेज जो थी वो गवर्नमेंट पाकिस्तान सिविल सर्वेंट थे, सिविल सर्वेंट से उनको एक कारपोरेशन का वाजन करार दे दिया। उस पर बड़ा हंगामा हो रहा है, अभी तक हंगामे हो रहे हैं। शफकत महमूद मसले को हल करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ बड़ी अहम बात यह है कि खुद CDA का स्टाफ जो 25-30 हज़ार है वो भी सड़कों पर निकल आया है। उन्होंने कहा जी उन्होंने CDA भी तकसीम कर दिया, हमारी सर्विसेज दाव पे लगा दी। तो ये जो आर्डिनेंस जो होते हैं ये बड़े सोच समझ के देखा जाता है कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है, आवाम पर क्या असर पड़ेगा। अब दोनों इदारे जो हैं वो इस आर्डिनेंस के खिलाफ आ गए। तीसरा है उसमें जी आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे करें तो इलेक्शन कमीशन भी लिख कर दे सकता है जी आपकी मशीनें नहीं पहुंची, हमने टेस्ट किया है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, टेंडर देने का टाइम भी नहीं रहा। तो वो मुझे तो यही नजर आ रहा है कि मेयर के इंतखाबात जो हैं वो भी पुराने तरीके से जैसे हुआ कर, जैसे अभी खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं, इसी तरह से मेयर का इंतखाब भी हो जाएगा। और मार्च में पंजाब के इलेक्शन हो जाएंगे, वो भी इसी तरह से हो जाएंगे बगैर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के। भला समझ में हमें नहीं आती, हम आपकी वसातत से ये कह सकते हैं कि हुकूमत का वो थिंक टैंक कहाँ गायब हो गया। अब आपको मैं एक बड़ी अहम इतला दे रहा हूँ आपको, ये जो इन्होंने इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी का सारा ढांचा ही तहलील कर दिया, आइन भी मुअत्तल कर दिया एक मीडिया खबर के मुताबिक, लेकिन नोटिफिकेशन कोई नहीं है। ये सब ज़बानी बातें हो रही हैं। मैंने ज़बानी तौर पर एक मिनिस्टर ने आके ऐलान कर दिया जी तमाम ढांचा खत्म। अब हमारी बड़ी हैरानगी, इतनी बड़ी पाकिस्तान की सियासी जमात जिसकी जड़ें चारों सूबों में गिलगित बल्तिस्तान यानी पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है, पाकिस्तान की कौमी पार्टी है, उसका सारा ढांचा जो है इन्होंने एक ज़बानी खर्च में मारे कर दिया। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई तहरीर नहीं। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, CDA का मामला, स्कूलों का मामला, टीचरों का मामला, ये सारी खुद ब खुद ये खुद ये जो मामला है ये हुकूमत के लिए अपने लिए भी मुश्किलात पैदा कर रहा है। और जो आप फरमा रहे हैं कि ये मेयर का इलेक्शन भी उस तरह से शायद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे नहीं हो पाएगा जो इस्लामाबाद के लिए सोचा जा रहा है। बहुत शुक्रिया कुमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।